नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान असल में कैसा होता है? क्या हम सब दिल से अच्छे होते हैं, जैसा कि हमें बचपन से सिखाया जाता है? या फिर हमारे अंदर, हमारे भोले-भाले चेहरे के पीछे एक स्वार्थी, चालाक और धोखेबाज जानवर छिपा होता है, जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा होता है बाहर आने के लिए? और क्या मकसद पूरा करने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना सही है वाली कहावत सिर्फ राजनीति और युद्ध में ही लागू होती है? या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे प्यार, हमारे रिश्तों और हमारे परिवार में भी यही करवा सच काम करता है? इन्हीं मुश्किल और असहज करने वाले सवालों को आज से 500 साल पहले एक ऐसे लेखक ने अपनी कहानियों और नाटकों में उतारा, जिसका नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ राजनीति, कूटनीति और द प्रिंस जैसी किताबों का ख्याल आता है। उस लेखक का नाम है निकोलो मैकियावेली। हम सब मैकियावेली को एक कठोर राजनीतिक विचारक के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक बहुत ही मजेदार, व्यंग्यात्मक और कहानी कहने में माहिर लेखक भी थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक समझ का इस्तेमाल इंसान के घरेलू और सामाजिक जीवन की चीर-फाड़ करने के लिए किया। आज हम उनकी 3 ऐसी ही अमर रचनाओं की दुनिया में गोते लगाने जा रहे हैं। 2 मजेदार नाटक, ला मंद्रागोला और ला क्लीजिया, और एक शैतानी कहानी, बेलफागोर। यह रचनाएं एक आईने की तरह हैं, जो हमें इंसान के दोहरे चरित्र, उसके लालच, उसकी बेवकूफ़ी और उसकी चालाकियों की एक ऐसी तस्वीर दिखाती है, जो आज भी उतनी ही सच्ची और प्रासंगिक है। क्या आप तैयार हैं यह देखने के लिए कि जब नैतिकता सो जाती है, तो इंसान क्या-क्या गुल खिला सकता है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, मैकियावेली, सिर्फ एक राजनीतिक विचारक नहीं, एक कहानीकार का परिचय। इस ऑडियो बुक की शुरुआत करने से पहले यह बहुत जरूरी है कि हम अपने मुख्य किरदार यानी निकोलो मैकियावेली को कुछ और करीब से जान लें, लेकिन एक अलग नजरिए से। जब भी हम मैकियावेली का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही गंभीर, कठोर और शायद कुछ नकारात्मक छवि उभरती है। हमें एक ऐसा इंसान याद आता है जिसने कहा था कि एक राजा को सफल होने के लिए शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, और अगर जरूरत हो तो उसे धोखा देने और क्रूरता करने से भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। उनकी किताब द प्रिंस ने उन्हें दुनिया भर में बदनाम कर दिया, और मैकियावेलियन शब्द ही चालाकी, धोखेबाजी और सत्ता के लिए कुछ भी करने का पर्याय बन गया। लेकिन यह तस्वीर अधूरी है। यह मैकियावेली का सिर्फ एक पहलू है, उनका वो रूप जो उन्होंने राजनीति के कठोर मंच के लिए बनाया था। लेकिन इस कठोर राजनीतिक विचारक के अंदर एक और इंसान भी रहता था। एक ऐसा इंसान जो एक बेहतरीन नाटककार था, एक कुशल कहानीकार था, और जिसके पास व्यंग्य और हास्य की एक बहुत ही तीखी समझ थी। मैकियावेली ने अपनी जिंदगी का एक बहुत विशाल हिस्सा फ्लोरेंस गणराज्य के एक महत्वपूर्ण राजनयिक के रूप में बिताया था। उन्होंने राजाओं, पोपों और सेनापतियों को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे लोग सत्ता के लिए, पैसे के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर तरह के नैतिक और अनैतिक काम करते हैं। वो इंसान के स्वभाव को, उसकी कमजोरियों को बहुत गहराई से समझ गए थे। 1512 में जब फ्लोरेंस में राजनीतिक सत्ता बदली, तो मैकियावेली को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें देश निकाला दे दिया गया। अचानक वो इंसान जो कल तक सत्ता के गलियारों में घूमता था, अब वो एक छोटे से गांव में एक गुमनाम जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया। और इसी अकेलेपन और खाली समय में मैकियावेली ने लिखना शुरू किया। उन्होंने द प्रिंस जैसी राजनीतिक किताबें तो लिखी ही, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी उस गहरी समझ का इस्तेमाल कहानियां और नाटक लिखने के लिए भी किया। उनके साहित्यिक कामों में हमें वही मैकियावेली दिखाई देता है, जो इंसानी स्वभाव को लेकर पूरी तरह से निराश यानी निंदक है। लेकिन यहां उनका अंदाज गंभीर नहीं, बल्कि मजेदार और व्यंग्यात्मक है। वो राजनीति के कोई सारे मैदानों से हटकर हमारे घरों के अंदर, हमारे बेडरूम के अंदर और हमारे समाज के अंदर झांकते हैं, और हमें दिखाते हैं कि सत्ता और धोखे का खेल सिर्फ राजा और मंत्री ही नहीं खेलते, बल्कि एक आम पति पत्नी, एक बाप बेटा और एक पादरी भी खेलते हैं। उनकी यह 3 रचनाएं, ला मंद्रागोला, ला क्लीजिया और बेलफागोर, इसी बात का सबसे मुख्य सबूत हैं। ये हमें दिखाती हैं कि मैकियावेली के लिए इंसान का स्वभाव हर जगह एक जैसा ही है। चाहे वो एक राज्य को जीतने की साजिश हो
या एक खूबसूरत औरत को पाने की तरीके और सिद्धांत वही रहते हैं। अपना लक्ष्य तय करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, दूसरों की कमजोरियों जैसे लालच और बेवकूफी का फायदा उठाओ, और अगर जरूरत हो तो नैतिकता को ताक पर रख दो। उनके नाटक और कहानियां फ्लोरेंस के आम नागरिकों के बारे में हैं। लालची पादरी, बेवकूफ पति, चालाक नौकर और ऐसी औरतें जो या तो बहुत भोली हैं या फिर मर्दों से भी ज्यादा शातिर। वो किसी को नहीं बख्शते। वो समाज के हर वर्ग का, खासकर चर्च का, बहुत ही बेरहमी से मजाक बनाते हैं। तो इस ऑडियो बुक में हम जिस मैकियावेली से मिलने जा रहे हैं, वो कोई गंभीर प्रोफेसर नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजेदार और कुछ शैतान किस्म का कहानीकार है, जो हमें हमारी ही हकीकत का आईना दिखाने वाला है। वो हमें हंसाएगा भी और हमें सोचने पर मजबूर भी करेगा। वो हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करेगा कि क्या हम सच में उतने नैतिक हैं जितना हम खुद को समझते हैं, या हम सबके अंदर भी एक छोटा सा मैकियावेली छिपा हुआ है जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। इस असहज करने वाले लेकिन मनोरंजक सवाल को मन में रखते हुए चलिए अब हम मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध और सबसे शानदार कॉमेडी ला मंद्रागोला की दुनिया में कदम रखते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट भी कर देगी और साथ ही इंसानी चरित्र की गहराइयों पर सोचने पर मजबूर भी कर देगी। चैप्टर नंबर 2, मंद्रागोला की मूल। एक खूबसूरत औरत, एक बेवकूफ पति और एक असंभव प्रेम। हमारी पहली कहानी, या यूं कहें कि हमारा पहला नाटक ला मंद्रागोला फ्लोरेंस शहर में घटित होता है। मंद्रागोला का मतलब है मैंड्रिक नाम का एक पौधा, और यह पौधा इस पूरी कहानी के केंद्र में है। यह नाटक इतालवी पुनर्जागरण का सबसे बेहतरीन और सबसे तीखा व्यंग्यात्मक नाटक माना जाता है। और इसकी कहानी शुरू होती है एक जवान, अमीर और खूबसूरत फ्लोरेंटाइन युवक कैलिमाको से। कैलिमाको कई सालों तक पेरिस में रहा है, लेकिन अपने दोस्तों से फ्लोरेंस की एक महिला की खूबसूरती के किस्से सुनकर वो सब कुछ छोड़कर फ्लोरेंस वापस आ गया है। वो महिला है लुक्रेशिया, जो न सिर्फ फ्लोरेंस की सबसे खूबसूरत औरत है, बल्कि अपनी ईमानदारी और पवित्रता के लिए भी दूर दूर तक मशहूर है। समस्या यह है कि लुक्रेशिया शादीशुदा है। उसके पति मैसर निशिया एक बहुत ही अमीर लेकिन उतना ही बेवकूफ और बुजुर्ग वकील हैं। कैलिमाको को लुक्रेशिया से पहली ही नजर में एक तरफा और जुनून भरा प्यार हो जाता है। वो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता है, लेकिन वो यह भी जानता है कि यह लगभग असंभव है। लुक्रेशिया एक बहुत ही पतिव्रता और धार्मिक महिला है, और उसका पति उसे लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहता है। कैलिमाको अपनी इस निराशा में डूबा हुआ था कि उसकी जिंदगी में एंट्री होती है नाटक के सबसे मजेदार और सबसे मैकियावेलियन किरदार की, और वो है लिगुरियो। लिगुरियो एक पैरासाइट है, यानी एक ऐसा इंसान जो अमीरों की चापलूसी करके और उनके लिए छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चलाता है। वो बहुत ही ज्यादा चालाक, लालची और किसी भी तरह की नैतिकता से पूरी तरह से मुक्त है। वो कैलिमाको की समस्या को देखता है और उसमें अपना फायदा खोज लेता है। वो कैलिमाको से वादा करता है कि वो एक ऐसी तरकीब निकालेगा जिससे कैलिमाको न सिर्फ लुक्रेशिया को पा सकेगा, बल्कि यह सब उसके पति की मर्जी और मदद से होगा। कैलिमाको को यह बात नामुमकिन लगती है, लेकिन लिगुरियो उसे यकीन दिलाता है कि दुनिया में कोई भी इंसान या कोई भी औरत ऐसी नहीं है जिसे सही तरीके से मैनिपुलेट न किया जा सके। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी साजिश की बुनावट जो आपको हंसाएगी भी और हैरान भी कर देगी। लिगुरियो सबसे पहले मैसर निशिया की सबसे मुख्य कमजोरी का पता लगाता है। निशिया अमीर है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास एक औलाद नहीं है। वो एक बच्चा पाने के लिए बेताब है, और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने और कोई भी बेवकूफी भरा काम करने को तैयार है। लिगुरियो इसी कमजोरी पर अपना पूरा जाल बुनता है। वो और कैलिमाको मिलकर एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार कैलिमाको पेरिस से आए हुए एक बहुत ही मशहूर और चमत्कारी डॉक्टर का भेष बनाएगा। लिगुरियो निशिया को इस महान डॉक्टर के पास ले जाएगा और उसे यह यकीन दिलाएगा कि यही वो इंसान है जो उसकी बच्चा न होने की समस्या का इलाज कर सकता है। यह योजना एकदम सीधी सादी लगती है, लेकिन इसकी असली चालाकी तो अभी बाकी थी। वो निशिया जैसे बेवकूफ और घमंडी इंसान को अपनी जाल में कैसे फंसाते हैं, यह देखना बहुत ही मजेदार है। लिगुरियो निशिया से कहता है कि उसे एक ऐसे डॉक्टर के बारे में पता है जो चमत्कार कर सकता है, लेकिन वो डॉक्टर बहुत अधिक ज्ञानी है
और निशिया जैसे कम शिक्षित वकील से बात करना पसंद नहीं करेगा। यह सुनकर निशिया का अहंकार जाग जाता है और वो उस डॉक्टर से मिलने के लिए और भी ज्यादा उतावला हो जाता है। यह मैकियावेली का क्लासिक तरीका है, दूसरे इंसान के घमंड और उसकी असुरक्षा का फायदा उठाना। अब मंच तैयार हो चुका था। एक तरफ एक जुनूनी प्रेमी था जो डॉक्टर का नकाब पहनने वाला था। दूसरी तरफ एक चालाक साजिशकर्ता था जो इस पूरे खेल का डायरेक्टर था। और तीसरी तरफ था एक बेवकूफ पति जो अपनी ही पत्नी को किसी और के हाथों में सौंपने की साजिश का हिस्सा बनने जा रहा था और उसे इस बात की भनक तक नहीं थी। लेकिन इस खेल में अभी दो और बहुत जरूरी प्लेयर बाकी थे। एक थी खुद लुक्रेशिया, वो पवित्र औरत जिसकी ईमानदारी ही सबसे मुख्य दीवार थी। और दूसरा था चर्च का एक पादरी जिसकी मदद के बिना यह दीवार तोड़ी नहीं जा सकती थी। लिगुरियो इस पवित्र दीवार को तोड़ने के लिए क्या शैतानी योजना बनाएगा? और क्या एक पादरी इस अनैतिक खेल में उनका साथ देगा? इस रोमांचक साजिश का अगला हिस्सा हम अगले अध्याय में देखेंगे। चैप्टर नंबर 3, डॉक्टर का नुस्खा, एक शैतानी योजना और एक लालची पादरी। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे कैलिमाको और लिगुरियो ने बेवकूफ मेसर निशिया को फंसाने के लिए एक डॉक्टर वाला नाटक रचा। अब कहानी आगे जाती है। कैलिमाको, जो डॉक्टर का भेष बनाए हुए है, निशिया से मिलता है और बहुत ही विद्वत्ता और गंभीरता का ढोंग करता है। वो निशिया के पेशाब का सैंपल देखता है, यानी जो असल में घोरी का होता है, और बहुत सारी लैटिन की बातें करके उसे यह यकीन दिला देता है कि वो सच में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। फिर वो अपनी असली चाल चलता है। वो निशिया से कहता है कि उसकी समस्या का एक ही इलाज है और वो है मंद्रागोला, यानी मैंड्रिक की मूल से बना एक जादुई पोषण। वो कहता है कि अगर लुक्रेशिया यह पोषण पी ले तो वो निश्चित रूप से गर्भवती हो जाएगी। यह सुनकर निशिया खुशी से उछल जाता है। उसे लगता है कि उसकी सारी मुरादें पूरी हो गईं। लेकिन फिर डॉक्टर कैलिमाको कहानी में एक बहुत अहम और खतरनाक घुमाव लाता है। वो बहुत ही गंभीर चेहरे से कहता है, लेकिन इस दवा का एक बहुत ही भयानक साइड इफेक्ट है। जो भी पहला मर्द इस दवा को पीने के बाद लुक्रेशिया के साथ सोएगा, वो 8 दिन के अंदर मर जाएगा, क्योंकि वो दवा का सारा जहर अपने अंदर खींच लेगा। यह सुनकर निशिया के होश उड़ जाते हैं। उसकी सारी खुशी एक पल में गायब हो जाती है। वो कहता है, मैं अपनी पत्नी को यह दवा हरगिज नहीं पिलाऊंगा। मैं कोई गधा नहीं हूं जो अपनी जान को खतरे में डालूं। अब कैलिमाको और लिगुरियो को पता था कि निशिया यही कहेगा और यहीं से उनकी असली योजना शुरू होती है। लिगुरियो बहुत ही चालाकी से एक समाधान सुझाता है। वो कहता है, इसमें चिंता की क्या बात है? हम एक तरकीब निकाल सकते हैं। हम मार्ग से किसी आवारा बेकार युवक को पकड़ लेंगे। हम उसे जबरदस्ती लुक्रेशिया के कमरे में भेज देंगे। वो बेचारा मर जाएगा, लेकिन आपकी समस्या का हल हो जाएगा और उसके बाद आप सुरक्षित रूप से अपनी पत्नी के साथ रह सकते हैं। ये एक बहुत ही भयानक और अनैतिक योजना थी, लेकिन मैसर निशिया, जो अपनी औलाद की इच्छा में अंधा हो चुका था, उसे यह तरकीब बहुत पसंद आती है। वो अपनी जिम्मेदारी से बचने और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक बेगुनाह की जान को खतरे में डालने के लिए तैयार हो जाता है। मैकियावेली यहां हमें दिखाते हैं कि कैसे स्वार्थ इंसान को नैतिक रूप से अंधा बना देता है। लेकिन अब उनके सामने सबसे प्रमुख बाधा थी लुक्रेशिया। वो जानते थे कि लुक्रेशिया जैसी पवित्र और ईमानदार औरत इस तरह के घिनौने काम के लिए कभी तैयार नहीं होगी। वो अपने पति के अलावा किसी और मर्द के साथ, और वो भी इस तरह के धोखे से, सोने के लिए कभी राजी नहीं होगी। और यहीं पर इस साजिश में चर्च की एंट्री होती है, जो मैकियावेली के व्यंग्य का सबसे प्रमुख निशाना है। लिगुरियो कहता है कि इस काम के लिए हमें फ्रा टिमोटियो, यानी भाई टिमोटियो, की मदद लेनी होगी। फ्रा टिमोटियो एक स्थानीय पादरी है और लिगुरियो जानता है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। वो कहते हैं कि अगर फ्रा टिमोटियो खुद लुक्रेशिया को यह यकीन दिला दे कि यह काम करना कोई पाप नहीं है, तो शायद वो मान जाए। अब यह साजिश और भी ज्यादा घिनौनी हो जाती है। वो न सिर्फ एक औरत को धोखा देने जा रहे हैं, बल्कि वो इस धोखे को धर्म का चोगा पहनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। पहले लिगुरियो और फिर कैलिमाको फ्रा टिमोटियो के पास जाते हैं और उसे मोटी रकम का लालच देते हैं। फ्रा टिमोटियो, जो बाहर से बहुत ही पवित्र और धार्मिक होने का दिखावा करता है, अंदर से बहुत ही लालची और भ्रष्ट है। वो पहले तो कुछ आनाकानी करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि इस काम के लिए उसे कितनी ज्यादा रकम मिलने वाली है, वो तुरंत तैयार हो जाता है। वो कहता है, स्वर्ग के दरवाजे दान से ही खुलते हैं।
अब इस नाटक का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पर्दा उठने वाला था। एक तरफ थे तीन साजिशकर्ता, एक जुनूनी प्रेमी, एक चालाक डायरेक्टर और एक बेवकूफ पति, और दूसरी तरफ थी एक अकेली मासूम औरत, लुक्रेशिया। और इन दोनों के बीच में खड़ा था धर्म का एक ठेकेदार, जो पैसे के लिए किसी की भी आत्मा को बेचने को तैयार था। फ्रा टिमोटियो और लुक्रेशिया की मां, जो अपनी बेटी को मां बनता देखने के लिए बेताब है, दोनों मिलकर लुक्रेशिया पर दबाव डालते हैं। फ्रा टिमोटियो उसे समझाता है कि यह कोई पाप नहीं है, क्योंकि इसका मकसद अच्छा है, यानी एक बच्चे को जन्म देना। वो कहता है कि अगर मकसद नेक हो तो रास्ता अगर कुछ तिरछा भी हो तो वो जायज है। ये सीधे सीधे मैकियावेली का ही सिद्धांत है, जिसे वो एक पादरी के मुंह से कहलवा रहे हैं। क्या लुक्रेशिया इस दबाव के आगे झुक जाएगी? क्या वो अपनी पवित्रता और अपने सिद्धांतों को कुर्बान कर देगी? और उस रात जब एक अनजान युवक को उसके कमरे में भेजा जाएगा, तो क्या होगा? क्या यह साजिश कामयाब होगी या फिर इसका कोई और ही अप्रत्याशित अंजाम निकलेगा? इस रोमांचक रात की कहानी हम अगले अध्याय में सुनेंगे। चैप्टर नंबर 4, एक रात का खेल। जब शिकार ही शिकारी बन गया। अब ला मंद्रा गोला नाटक अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका है। मंच पूरी तरह से तैयार है। मैसर निशिया अपनी औलाद की इच्छा में अंधा है। फ्रा टिमोटियो पैसों के लालच में अंधा है। और लुक्रेशिया अपनी मां और अपने धर्मगुरु के दबाव में बहुत ही दुखी मन से इस भयानक योजना के लिए राजी हो गई है। योजना के अनुसार कैलिमाको और लिगुरियो रात के अंधेरे में मार्ग पर एक आवारा युवक को पकड़ने का नाटक करते हैं। और यह आवारा युवक कोई और नहीं बल्कि खुद कैलिमाको है, जिसने अपना भेष बदल लिया है। मैसर निशिया भी उनके साथ इस शिकार में शामिल होता है, और वो अपनी ही आंखों से अपनी पत्नी के लिए एक अजनबी को चुनता है, यह जाने बिना कि वो असल में उसका प्रेमी है। मैकियावेली का व्यंग्य यहाँ अपने चरम पर है। वो दिखाते हैं कि कैसे एक इंसान अपनी बेवकूफी में खुद ही अपने विनाश का सामान तैयार करता है। उस भेष बदले हुए कैलिमाको को पकड़कर उसका मुंह काला करके उसे लुक्रेशिया के कमरे में धकेल दिया जाता है। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है। मैसर निशिया अपने घर के बाहर पहरा दे रहा होता है, इस बात से खुश कि सुबह तक उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। फ्रा टिमोटियो चर्च में बैठकर अपनी सफलता की प्रार्थना कर रहा होता है, और लिगुरियो इस पूरे नाटक का मजा ले रहा होता है। कमरे के अंदर लुक्रेशिया डरी हुई और दुखी थी, लेकिन जब वो उस आवारा युवक यानी कैलिमाको से मिलती है, तो कहानी एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित घुमाव ले लेती है। कैलिमाको उसे अपनी पूरी सच्चाई बता देता है। वो उसे बताता है कि वो कोई आवारा नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो उससे बेइंतहा प्यार करता है, और यह सारा नाटक सिर्फ उसे पाने के लिए रचा गया है। वो उसे अपने प्यार का यकीन दिलाता है। अब लुक्रेशिया के सामने एक बहुत अहम फैसला था। वो या तो चिल्लाकर इस धोखे का पर्दाफाश कर सकती थी, या फिर चुपचाप इस खेल को आगे जाने दे सकती थी। और यहीं पर मैकियावेली हमें इंसानी मनोविज्ञान की एक गहरी झलक दिखाते हैं। लुक्रेशिया अपने पति निशिया की बेवकूफी और उसकी स्वार्थपरता को देखती है, जिसने अपनी इच्छा के लिए उसे एक चीज की तरह इस्तेमाल किया। वो अपने धर्म गुरु फ्रा टिमोटियो के पाखंड को देखती है, जिसने पैसे के लिए धर्म को बेच दिया। और फिर वो अपने सामने खड़े कैलिमाको को देखती है, एक युवा सुंदर और जुनूनी प्रेमी को, जिसने उसे पाने के लिए इतना ज्यादा जोखिम उठाया। और वो एक फैसला लेती है, वो फैसला जो उसे एक दुखी से इस खेल की सबसे प्रमुख प्लेयर बना देता है। अगली सुबह जब कैलिमाको उसके कमरे से जाने वाला होता है, तो लुक्रेशिया उससे कहती है, मेरे पति की बेवकूफी, मेरे धर्मगुरु का लालच और तुम्हारी चालाकी, इन सब ने मिलकर मुझे वो करने पर मजबूर किया है जो मैं अपने आप कभी नहीं करती। लेकिन अब जब मैंने इस फल को छक लिया है, तो मैं यह फैसला करती हूं कि यह फल मीठा है। तुम आज के बाद मेरे पति, मेरे स्वामी और मेरे सब कुछ होंगे। और मेरे पति, वो तुम्हारे दोस्त होंगे। एक ही रात में वो पवित्र और भोली भाली लुक्रेशिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो अब इस धोखे में सिर्फ एक भागीदार ही नहीं, बल्कि इसकी मास्टरमाइंड बन गई थी। वो कैलिमाको को बताती है कि वो सुबह चर्च में मिलेगी, और वहां से वो उसे अपने घर ले जाएगी और अपने पति से उसका परिचय एक दोस्त के रूप में कराएगी। और ठीक ऐसा ही होता है। अगली सुबह सब लोग चर्च में मिलते हैं। मैसर निशिया बहुत खुश है। वो कैलिमाको, यानी जो अब फिर से डॉक्टर के भेष में है, का शुक्रिया अदा करता है। फिर लुक्रेशिया वहां आती है और कैलिमाको को अपने घर पर नाश्ते के लिए बुलाती है।
वो अपने पति से कहती है कि वो चाहती है कि डॉक्टर कैलिमा को जब चाहे उनके घर आ जा सके, ताकि वो सुनिश्चित कर सके कि दवा ने अपना काम ठीक से किया है। बेवकूफ निशिया खुशी खुशी इस बात के लिए राजी हो जाता है। वो अपने ही हाथों से अपनी पत्नी के प्रेमी को अपने घर की चाबी सौंप देता है। नाटक का अंत इस लाइन के साथ होता है कि सब लोग खुशी खुशी घर जाते हैं। लेकिन यह एक बहुत ही भयावह और व्यंग्यात्मक खुशी है। यहाँ हर कोई खुश है, लेकिन हर किसी की खुशी धोखे, स्वार्थ और अनैतिकता पर आधारित है। मैकियावेली हमें दिखाते हैं कि दुनिया में नैतिकता की कोई निरपेक्ष परिभाषा नहीं है। हर कोई अपने फायदे के हिसाब से अपनी नैतिकता बना लेता है। ला मंद्रागोला हमें एक बहुत ही असहज करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दुनिया सच में ऐसी ही है, जहां चालाक लोग हमेशा जीतते हैं और बेवकूफ लोग हमेशा धोखा खाते हैं? इस सवाल पर विचार करते हुए चलिए अब हम मैकियावेली की दूसरी कॉमेडी ला क्लीजिया की ओर जाते हैं, जो हमें एक और परिवार के अंदर चल रहे ऐसे ही एक और खेल से रूबरू कराएगी। चैप्टर नंबर 5, घर घर की कहानी, ला क्लीजिया और एक बुजुर्ग आशिक का किस्सा। ला मंद्रागोला के तीखे और गहरे व्यंग्य के बाद मैकियावेली की दूसरी कॉमेडी ला क्लीजिया हमें एक ज्यादा हल्के फुल्के लेकिन उतने ही निंदक माहौल में ले जाती है। अगर मंद्रागोला एक जटिल और मौलिक साजिश की कहानी थी, तो क्लीजिया एक क्लासिक आजमाए हुए फॉर्मूले पर आधारित है। मैकियावेली ने इस नाटक की प्रेरणा प्राचीन रोमन नाटककार प्लाउट्स के एक नाटक से ली थी, लेकिन उन्होंने इस पुराने ढांचे में अपने समय के फ्लोरेंस का रंग और अपनी निराशावाद भर दिया है। यह कहानी एक घर के अंदर की युद्ध है, एक ऐसी युद्ध जो आज भी शायद कई घरों में की जाती है। पी रहियों का टकराव, पति पत्नी का संघर्ष और प्यार और वासना के बीच की जंग। नाटक का केंद्र है एक फ्लोरेंटाइन परिवार। परिवार का मुखिया है निकोमाको, एक बुजुर्ग और अमीर आदमी। उसकी पत्नी है सोफ्रोनिया, एक समझदार और सम्मानित महिला, और उनका एक जवान बेटा है क्लींड्रो। इन तीनों के बीच में है कहानी की नायिका क्लीजिया। क्लीजिया एक खूबसूरत युवा युवती है, जिसे निकोमाको ने बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला है, जब वो उसे युद्ध में अनाथ मिली थी। अब क्लीजिया जवान हो गई है और घर के दोनों मर्द, बाप और बेटा दोनों ही उससे प्यार करने लगे हैं, और यहीं से घर में महाभारत शुरू हो जाती है। बुजुर्ग निकोमाको, जो अपनी उम्र को भूलकर वासना में अंधा हो चुका है, वो क्लीजिया को अपनी रखैल बनाना चाहता है, लेकिन वो यह काम सीधे सीधे नहीं कर सकता, क्योंकि समाज और उसकी पत्नी इसकी इजाजत नहीं देंगे। तो वो एक मैकियावेलियन योजना बनाता है। वो ऐलान करता है कि वो क्लीजिया की शादी अपने एक वफादार नौकर पिरो से करेगा। उसकी असली योजना यह है कि शादी के बाद क्लीजिया रहेगी तो पिरो के साथ, लेकिन उस पर असली हाकू निकोमाको का होगा। दूसरी तरफ है उसका बेटा क्लींड्रो, जो क्लीजिया से सच्चा प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। वो अपने पिता की इस घिनौनी हरकत से बहुत नाराज है। इस युद्ध में बेटे का साथ देती है उसकी मां सोफ्रोनिया। सोफ्रोनिया अपने पति की इस बुजुर्गपन की आशिकी से बहुत ज्यादा शर्मिंदा और गुस्से में है। वो अपने बेटे के प्यार को समझती है और वो किसी भी कीमत पर अपने पति की योजना को सफल नहीं होने देना चाहती। अब यह घर दो खेमों में बंट गया है। एक तरफ है बुजुर्ग बाप और उसका नौकर, और दूसरी तरफ है जवान बेटा और उसकी मां। और युद्ध का मुद्दा है क्लीजिया की किस्मत का फैसला। मैकियावेली यहाँ एक बहुत ही मजेदार और यथार्थवादी पारिवारिक संघर्ष का चित्र खींचते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग अपनी अपनी इच्छाओं के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह संघर्ष तब और मजेदार हो जाता है जब दोनों पक्ष क्लीजिया की शादी किससे होगी इसका फैसला करने के लिए एक अजीब सा तरीका निकालते हैं। वो लॉटरी निकालने का फैसला करते हैं। एक बर्तन में निकोमाको के नौकर पिरो का नाम डाला जाता है और दूसरे में क्लींड्रो के एक दूसरे नौकर का। जिसके नौकर का नाम निकलेगा, क्लीजिया की शादी उसी से होगी। अब निकोमाको एक और चालाकी करता है। वो लॉटरी में हेराफेरी कर देता है और अपने नौकर पिरो का नाम निकलवा लेता है। उसे लगता है कि अब उसकी जीत पक्की है। वो क्लीजिया और पिरो की शादी की तैयारियों में जुट जाता है और मन ही मन अपनी सुहागरात के सपने देखने लगता है। उसे अपनी पत्नी और अपने बेटे की हार पर बहुत खुशी होती है। वो अपनी जीत के नशे में चूर है और उसे यह एहसास भी नहीं है कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है।
उसकी चतुर पत्नी सोफ्रोनिया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो अपने पति को सबक सिखाने के लिए एक बहुत ही मजेदार और अपमानजनक जवाबी साजिश रचती है। वो जानती है कि उसका पति अपनी वासना में इतना अंधा है कि वो कुछ भी देखने या समझने की हालत में नहीं है, और वो इसी अंधेपन का फायदा उठाने वाली है। वो एक ऐसा जाल बिछाएगी जिसमें निकोमाको खुद ही फंस जाएगा, और उसे ऐसी बेइज्जती का सामना करना होगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। वो जवाबी साजिश क्या थी, और क्या एक पत्नी अपने धोखेबाज पति को रंगे हाथों पकड़ने में कामयाब हो पाएगी? इस मजेदार पारिवारिक कॉमेडी के अंजाम को जानने के लिए हमें अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। चैप्टर नंबर 6, पत्नी का बदला, जब बुजुर्ग आशिक को मिला सबक। ला क्लीजिया के पिछले अध्याय में हमने निकोमाको को अपनी चालाकी से लॉटरी जीतते हुए और अपनी शादी की तैयारियों में मग्न देखा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने बेटे और अपनी पत्नी दोनों को मात दे दी है, लेकिन वो अपनी पत्नी सोफ्रोनिया की बुद्धि और उसकी संकल्प शक्ति को कम आंक रहा था। सोफ्रोनिया ने हार नहीं मानी थी। उसने अपने पति को उसकी इस नीच हरकत के लिए सबक सिखाने की ठान ली थी, और उसने इसके लिए एक बहुत ही शानदार और मजेदार योजना बनाई। नाटक का यह हिस्सा किसी भी मॉडर्न सिटकॉम कॉमेडी जैसा लगता है, जिसमें गलत फहमियों और चालाकियों का एक मजेदार ताना बाना बुना गया है। शादी का दिन आ गया। घर में जश्न का माहौल था, लेकिन यह सब एक दिखावा था। सोफ्रोनिया अपनी योजना को अमल में लाने के लिए तैयार थी। उसकी योजना बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही प्रभावी थी। उसने अपने एक दूसरे नौकर सिरो को, जो कि एक युवक था, दुल्हन के पोशाक पहनाकर और उसका चेहरा घूंघट से ढककर तैयार कर दिया। असली क्लीजिया को उसने कहीं और छिपा दिया था। किसी को भी इस अदला बदली का पता नहीं चला, खासकर निकोमाको को, जो अपनी होने वाली सुहागरात के ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसने किसी भी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। रात हुई। शादी के बाद नकली दुल्हन यानी सिरो को दूल्हे यानी पिरो के कमरे में भेज दिया गया। अब निकोमाको का इंतजार खत्म हुआ। उसने अपने नौकर पिरो को किसी बहाने से कमरे से बाहर भेज दिया और खुद चुपके से उस अंधेरे कमरे में घुस गया, इस उम्मीद में कि वो क्लीजिया के साथ अपनी इच्छा पूरी करेगा। कमरा पूरी तरह से अंधेरा था। निकोमाको उस बिस्तर की तरफ गया जहां उसकी दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी, और फिर जो हुआ वो निकोमाको की जिंदगी का सबसे अपमानजनक और सबसे भयानक अनुभव था। जब उसने दुल्हन को छूने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई नाजुक युवती नहीं, बल्कि एक मजबूत मर्द है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस नकली दुल्हन सिरो ने उसे पकड़ लिया, उसकी पिटाई की और उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। निकोमाको की सारी हेकरी, सारा घमंड एक ही पल में चूर चूर हो गया। उसे ऐसी जिल्लत और ऐसी बेइज्जती का सामना करना हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो पूरे घर के सामने एक मजाक बनकर रह गया था। उसकी पत्नी सोफ्रोनिया और उसका बेटा क्लिंड्रो अब उस पर हंस रहे थे। उसे अपनी गलती का, अपनी मूर्खता का और अपनी वासना के अंधेपन का एहसास हुआ। वो अपनी पत्नी के पैरों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा। उसने कसम खाई कि वो अब से कभी भी क्लीजिया की तरफ बुरी नजर से नहीं देखेगा और घर का सारा कंट्रोल अपनी पत्नी के हाथों में सौंप देगा। और ठीक इसी समय, जैसा कि क्लासिक कॉमेडी में अक्सर होता है, कहानी में एक और सुखद मोड़ आता है। क्लीजिया के असली अमीर पिता, जो उसे सालों पहले युद्ध में खो चुके थे, उसे खोजते हुए फ्लोरेंस पहुंच जाते हैं। अब यह साबित हो जाता है कि क्लीजिया एक अच्छे और सम्मानित परिवार की युवती है, और इसलिए वो सामाजिक रूप से क्लिंड्रो से शादी करने के लिए एक उपयुक्त वधू है। नाटक का अंत क्लीजिया और क्लिंड्रो की खुशी खुशी शादी के साथ होता है। निकोमाको को उसकी सस्सा मिल चुकी है और परिवार में फिर से शांति और व्यवस्था कायम हो गई है। ला क्लीजिया का अंत ला मंद्रागोला के अंत से बिल्कुल अलग है। मंद्रागोला में अनैतिकता और धोखे की जीत होती है और सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से उलट-पुलट हो जाती है। लेकिन क्लीजिया में अंत में पारंपरिक नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था की ही जीत होती है। धोखेबाज पति को सजा मिलती है, सच्चे प्रेमियों का मिलन होता है और परिवार फिर से एक हो जाता है। ये एक ज्यादा सुरक्षित और पारंपरिक अंत है, लेकिन इसके बावजूद मैकियावेली का इंसानी स्वभाव को लेकर निराशावाद यहां भी साफ झलकता है। वो दिखाते हैं कि कैसे वासना एक समझदार आदमी को भी बेवकूफ बना सकती है, और कैसे परिवार, जो कि समाज की सबसे पवित्र संस्था मानी जाती है, वो भी स्वार्थ, लालच और धोखे का अखाड़ा बन सकता है।
यह नाटक हमें एक हल्का फुल्का मनोरंजन तो देता है, लेकिन साथ ही हमारे अपने रिश्तों और हमारी अपनी कमजोरियों पर भी एक चुटकी लेता है। लेकिन मैकियावेली का व्यंग्य सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं था। अपनी अगली कहानी में वो अपनी तीखी नजर को इंसानों की दुनिया से भी परे सीधे नर्क की दुनिया पर ले जाते हैं और वहां से एक शैतान को हमारी दुनिया में भेजते हैं, सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि क्या शादी सच में उतनी ही बुरी चीज है जितना लोग कहते हैं। इस शैतानी खोज की कहानी हम अगले अध्याय में सुनेंगे। चैप्टर नंबर 7, नर्क का मिशन। जब एक शैतान ने शादी का स्वाद चखा, अब हम मैकियावेली की दुनिया के तीसरे और आखिरी हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। ये कोई नाटक नहीं, बल्कि एक छोटी सी मजेदार और बहुत ही व्यंग्यात्मक कहानी है, एक नोवेल जिसका नाम है बेलफागोर। ये कहानी हमें दिखाती है कि मैकियावेली का हास्य और उनका इंसानियत पर कटाक्ष कितना तीखा और कितना मनोरंजक हो सकता है। यह कहानी इंसानों की दुनिया में नहीं, बल्कि नर्क की दुनिया में शुरू होती है। नर्क के राजा प्लूटो और उनके सभी शैतान एक बहुत अहम समस्या को लेकर परेशान थे। उन्होंने देखा कि नर्क में आने वाली ज्यादातर मर्दों की आत्माएं एक ही शिकायत करती थीं। वो सब कहती थीं कि वो अपनी पत्नियों की वजह से पाप करने पर मजबूर हुए और नर्क में पहुंचे। ये सुनकर नर्क के जज बहुत ही हैरान हुए। उन्होंने प्लूटो से कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। क्या सच में औरतें और शादी इतनी बुरी चीज है, या फिर यह मर्द बस अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर डाल रहे हैं? प्लूटो ने एक विशाल सभा बुलाई और यह फैसला लिया गया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए नर्क से एक जासूस को धरती पर भेजा जाएगा। योजना यह थी कि एक आर्क डेविल, यानी एक विशाल शैतान, इंसान का रूप धरकर धरती पर जाएगा। उसे बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। उसे वहां जाकर एक इंसान औरत से शादी करनी होगी और उसके साथ 10 साल तक रहना होगा। और फिर 10 साल बाद उसे वापस आकर यह रिपोर्ट देनी होगी कि क्या मर्दों की यह शिकायतें सच हैं या झूठ। इस खतरनाक और मुश्किल मिशन के लिए चुना गया आर्क डेविल बेल्फागोर को। बेल्फागोर एक बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली शैतान था, लेकिन धरती की दुनिया के लिए वो बिल्कुल नया था। उसे 1 लाख डुकेट सोने के सिक्के और एक इंसान का शरीर देकर धरती पर भेजा गया। उसने अपना नाम रखा रोड्रिगो और वो रहने के लिए फ्लोरेंस शहर को चुनता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि यह शहर पैसा बनाने और उसे उड़ाने दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। रोड्रिगो जल्द ही अपनी अमीरी और अपने रहन सहन से फ्लोरेंस के समाज में मशहूर हो जाता है। सब लोग उससे अपनी बेटियों की शादी कराना चाहते हैं। बहुत देखने सुनने के बाद रोड्रिगो एक बहुत ही खूबसूरत युवती से शादी कर लेता है, जिसका नाम था ओनेस्टा। और यहीं से बेचारे शैतान बेल्फागोर उर्फ रोड्रिगो के बुरे दिनों की शुरुआत होती है। उसकी पत्नी ओनेस्टा जितनी खूबसूरत थी, उसे कहीं ज्यादा घमंडी, खर्चीली और झगड़ालू थी। वो दुनिया के सबसे महंगे पोशाक और गहने पहनना चाहती थी। वो सबसे शानदार पार्टियों का आयोजन करना चाहती थी। उसने अपने पति के पैसों को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसके 3 भाई भी थे जो बिल्कुल निकम्मे थे और हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे। ओनेस्टा अपने पति पर दबाव डालकर अपने भाइयों के सारे कर्ज भी चुकाने लगी। रोड्रिगो, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसकी हर मांग पूरी करता गया। कुछ ही सालों में वो शैतान जो नर्क से 1 लाख सोने के सिक्के लेकर आया था, पूरी तरह से कंगाल हो गया। अब उसके दरवाजे पर कर्जदार खड़े थे। उसे जेल जाने का डर सताने लगा। वो शैतान जो नर्क की आग से नहीं डरता था, वो अब इंसानी जेल जाने के डर से कांप रहा था। उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो चुपके से शहर से भाग निकलता है और कर्जदार उसका पीछा करते हैं। भागते भागते वो एक गांव में पहुंचता है और एक किसान जियान माटेओ के घर में छिप जाता है। जियान माटेओ उसे बचाता है। बेल्फागोर उस किसान का एहसान मानता है और उससे वादा करता है कि वो उसे अमीर बना देगा। लेकिन एक शैतान किसी को अमीर कैसे बना सकता है? और क्या एक साधारण किसान इस चालाक शैतान पर भरोसा कर पाएगा? इस अनोखी और मजेदार साझेदारी की कहानी हम अगले अध्याय में सुनेंगे। चैप्टर नंबर 8, शैतान का बिजनेस, झाड़ फूंक का एक अनोखा धंधा। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे आर्क डेविल बेल्फागोर अपनी खर्चीली पत्नी से तंग आकर कंगाल हो गया और एक किसान जियान माटेओ के घर में शरण ली। अब बेल्फागोर उस किसान का एहसान चुकाना चाहता था। उसने जियान माटेओ को एक बहुत ही अनोखी और शैतानी बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर दिया। उसने कहा, मैं एक शैतान हूं और मेरे पास लोगों के शरीर में घुसने की ताकत है।
मैं अब से अमीर घर की युवतियों के शरीर में घुस जाऊंगा और उन्हें बीमार कर दूंगा। जब सारे डॉक्टर और पादरी हार मान जाएंगे, तब तुम वहां एक महान ओझा या झाड़ फूंक करने वाले के रूप में जाना। तुम यह दावा करना कि तुम ही उसे ठीक कर सकते हो। जब तुम मेरे पास आओगे, तो मैं तुमसे बात करूंगा और तुम्हारे कहने पर उस युवती का शरीर छोड़ दूंगा। इसके बदले में तुम उस युवती के परिवार से मोटी रकम वसूलना। हम दोनों इस मुनाफे को आधा आधा बांट लेंगे। यह एक बहुत ही चालाकी भरी और आकर्षक योजना थी। जियान माटेओ, जो एक गरीब किसान था, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वो इस शैतानी सौदे के लिए तैयार हो गया और उनका यह नया बिजनेस चल निकला। जल्द ही फ्लोरेंस के एक बहुत ही अमीर आदमी की बेटी अचानक अजीब व्यवहार करने लगी। उस पर भूत प्रेत का साया आ गया। यह बेलफागोर का ही काम था। जब सारे इलाज फेल हो गए, तो जियान माटेओ वहां पहुंचा। उसने कुछ मंत्र अध्ययन करने का नाटक किया, बेलफागोर से बात की और बेलफागोर ने युवती का शरीर छोड़ दिया। युवती पूरी तरह से ठीक हो गई। उसके खुश पिता ने जियान माटेओ को इनाम में 500 फ्लोरिन दिए, जो उस समय एक बहुत अधिक रकम थी। जियान माटेओ रातों रात अमीर हो गया। कुछ समय बाद बेलफागोर ने नेपल्स के राजा की बेटी को अपने वश में कर लिया। एक बार फिर जियान माटेओ को बुलाया गया। इस बार भी उसने सफलतापूर्वक शैतान को भगा दिया और उसे इनाम में 50,000 डुकेट मिले। अब जियान माटेओ इटली का सबसे प्रसिद्ध और सबसे अमीर ओझा बन चुका था। वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। लेकिन बेलफागोर अब इस खेल से तंग आ चुका था। उसने जियान माटेओ से कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। मैंने तुम्हें अमीर बना दिया है। अब हमारी पार्टनरशिप खत्म। अब मैं आजाद हूं। जियान माटेओ को यह सुनकर डर लगा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सफलता उसकी अपनी काबिलियत पर नहीं, बल्कि बेलफागोर की शक्ति पर निर्भर थी। और उसका डर सच साबित हुआ। कुछ ही समय बाद फ्रांस के राजा लुई सप्तम की बेटी पर किसी भूत का साया आ गया। यह फिर से बेलफागोर का ही काम था। फ्रांस के राजा ने जियान माटेओ की प्रसिद्धि के बारे में सुन रखा था और उन्होंने उसे अपनी बेटी का इलाज करने के लिए पेरिस बुलाया। उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर जियान माटेओ उनकी बेटी को ठीक नहीं कर पाया, तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब जियान माटेओ बुरी तरह से फंस गया। वो जानता था कि बेलफागोर अब उसकी मदद नहीं करेगा। वो राजा को मना करने की कोशिश करता है, लेकिन राजा की धमकी के आगे उसकी एक नहीं चलती। उसे पेरिस जाना ही होता है। वो राजा की बेटी के पास जाता है और बेलफागोर से मिन्नतें करता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन बेलफागोर साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, तुमने मेरा इस्तेमाल करके बहुत पैसा कमा लिया। अब तुम्हारी बारी है जा भुगतने की। मैं इस युवती को नहीं छोड़ूंगा और राजा तुम्हें फांसी पर लटका देगा। जियान माटेओ अब अपनी जिंदगी की सबसे अहम मुश्किल में था। एक तरफ था एक जिद्दी शैतान और दूसरी तरफ था एक राजा का फांसी का फंदा। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करना था जो शैतान को भी डरा दे। क्या एक साधारण किसान अपनी चालाकी से एक शक्तिशाली शैतान को मात दे पाएगा, या फिर यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा? इस मजेदार और दिमागी युद्ध का अंजाम हम अगले अध्याय में देखेंगे। चैप्टर नंबर 9, जब शैतान भी डर गया। एक किसान की मैकियावेलियन जीत। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक और मजेदार जगह पर आ चुकी है। जियान माटेओ की जान दांव पर लगी थी। उसे पता था कि अगर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो मारा जाएगा। उसने बेलफागोर से बहुत मिन्नतें की, लेकिन जब वो नहीं माना, तो जियान माटेओ ने एक आखिरी हताशा भरा लेकिन बहुत ही चालाकी भरा दांव खेलने का फैसला किया। उसने यह नहीं दिखाया कि वो डर गया है, बल्कि उसने बहुत ही आत्मविश्वास से राजा से कहा कि उसे इस शैतान को निकालने के लिए एक खास तरह के अनुष्ठान की जरूरत होगी और उसके लिए उसे कुछ तैयारियों का समय चाहिए। राजा मान गया। जियान माटेओ ने पेरिस के मुख्य चौराहे नोट्रे डेम के सामने एक विशाल सा मंच बनाने का आदेश दिया। उसने आदेश दिया कि मंच पर बहुत सारे बाजे गाजे, ड्रम और तुरहियां बजाने वाले संगीतकारों को खड़ा किया जाए। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि मंच के एक कोने में एक बहुत ही विशाल और डरावना शोर करने वाला यंत्र रखा जाए। उसकी योजना किसी झाड़ फूंक से ज्यादा किसी तमाशे जैसी लग रही थी। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो राजा की बेटी को उस मंच पर लाया गया। जियान माटेओ ने बेलफागोर से फुसफुसाकर कहा, देखो, मैंने तुम्हें निकालने के लिए यह सब तैयारी की है। अगर तुम अभी भी नहीं जाओगे, तो मैं अपना सबसे प्रमुख हथियार इस्तेमाल करूंगा। बेलफागोर उसकी बातों पर हंसा।
उसे लगा कि यह किसान उसे डराने की कोशिश कर रहा है। जियान मार्टियो ने अपना अनुष्ठान शुरू किया। उसने कुछ निरर्थक मंत्र जपे, फिर उसने संगीतकारों को इशारा किया। अचानक पूरे चौराहे पर ड्रम और तुरहियों का कान फाड़ देने वाला शोर गूंजने लगा। यह शोर इतना तेज और इतना भयानक था कि सब लोग डर गए। बेल्फागोर, जो युवती के अंदर था, वो भी इस शोर से कुछ परेशान हुआ। उसने पूछा, "यह सब क्या है?" जियान मार्टियो ने जवाब दिया, "यह तो बस शुरुआत है।" फिर उसने और भी ज्यादा शोर करने का आदेश दिया। लेकिन बेल्फागोर अब भी अपनी जगह पर टिका रहा। और तब जियान मार्टियो ने अपना त्रुप का इक्का खेला। उसने अपने एक आदमी को, जिसे उसने पहले से ही सब कुछ समझा रखा था, मंच की तरफ जाने का इशारा किया। वो आदमी भागता हुआ आया और मंच पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, "सावधान, सावधान! वो आ रही है, वो आ रही है!" बेल्फागोर ने युवती के अंदर से पूछा, "कौन आ रहा है? ये किसका शोर है?" जियान मार्टियो उस आदमी की तरफ भाग कर गया और उससे पूछा कि क्या हुआ। उस आदमी ने, जो कि एक बेहतरीन एक्टर था, हांफते हुए कहा, "जियान मार्टियो, गजब हो गया। तुम्हारी पत्नी ऑनेस्टा तुम्हें खोजते हुए यहां आ पहुंची है। वो कह रही है कि वो तुम्हें वापस फ्लोरेंस ले जाकर ही रहेगी।" यह सुनना था कि बेल्फागोर के होश उड़ गए। अपनी पत्नी ऑनेस्टा का नाम सुनते ही उसके जहन में वो सारे अत्याचार, वो सारे खर्चे और वो सारी युद्ध ताजा हो गईं। वो शैतान जो नर्क की आग से नहीं डरता था, जो राजा के फांसी के फंदे से नहीं डरता था, वो अपनी पत्नी के आने की खबर से बुरी तरह कांप गया। उसे लगा कि अगर वो फिर से ऑनेस्टा के चंगुल में फंस गया तो वो सच में नरक से भी बदतर जिंदगी जिएगा। बिना एक पल सोचे समझे उसने तुरंत राजा की बेटी का शरीर छोड़ दिया और वापस नर्क की ओर भाग गया, इस कसम के साथ कि वो फिर कभी इंसानों की दुनिया में कदम नहीं रखेगा। राजा की बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। राजा बहुत खुश हुआ और उसने जियान मार्टियो को बहुत सारा इनाम दिया। और जियान मार्टियो, एक साधारण किसान, अपनी बुद्धि और चालाकी के दम पर एक शक्तिशाली शैतान को भी मात देकर खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। बेल्फागोर जब वापस नर्क पहुंचा तो उसने प्लूटो को अपनी रिपोर्ट दी। उसने बताया कि मर्दों की शिकायतें बिल्कुल सही हैं। एक औरत का घमंड, उसकी फिजूल खर्ची और एक शादीशुदा जिंदगी के दुख नर्क के किसी भी दुख से कहीं ज्यादा भयानक हैं। इस तरह मैकियावेली अपनी इस मजेदार कहानी का अंत करते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि सबसे प्रमुख ताकत शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है। एक चतुर दिमाग एक शक्तिशाली शैतान को भी हरा सकता है। और वो यह भी दिखाते हैं कि डर, चाहे वो शैतान का ही क्यों ना हो, एक बहुत ज्यादा प्रेरक होता है। और अगर आप किसी की सबसे प्रमुख कमजोरी या सबसे विशाल डर को जानते हैं तो आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। यह सीधे सीधे द प्रिंस का ही एक सबक है, जिसे एक मजेदार लोक कथा के रूप में पेश किया गया है। लेकिन इन तीनों कहानियों से, इन तीनों व्यंग्यों से हम आज की जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम अपने अंतिम अध्याय में खोजेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, हम निकोलो मैकियावेली की इन 3 अद्भुत और मनोरंजक रचनाओं की यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। हमने ला मंद्रागोला में एक जटिल और अनैतिक साजिश को कामयाब होते देखा। हमने ला क्लीजिया में एक पारिवारिक कॉमेडी और पत्नी के मीठे बदले का आनंद लिया। और हमने बेल्फागोर में एक शैतान को एक चालाक किसान से हारते हुए देखा। ये तीनों कहानियां बहुत अलग अलग हैं, लेकिन इन सब के नीचे एक ही धागा है, एक ही निंदक यानी निराशावादी लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यथार्थवादी नजरिया है। और वो है मैकियावेली का इंसानी स्वभाव को देखने का नजरिया। इन कहानियों के माध्यम से मैकियावेली हमें कोई नैतिक उपदेश नहीं दे रहे हैं। वो हमें यह नहीं बता रहे कि हमें कैसा होना चाहिए। वो बस एक आईना हमारे सामने रख रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं कि हम असल में कैसे हैं। इन कहानियों से सबसे मुख्य सबक जो हमें मिलता है वो यह है कि ज्यादातर इंसान अपनी इच्छाओं और अपने स्वार्थ के गुलाम होते हैं। चाहे वो कैलीमाको का लुक्रेशिया के लिए जुनून हो, या निकोमाको की क्लीजिया के लिए वासना, या फ्रा टिमोटियो का पैसों के लिए लालच, मैकियावेली के किरदार अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वो नैतिकता को एक बाधा के रूप में देखते हैं, जिसे या तो तोड़ा जा सकता है या फिर अपने फायदे के लिए घुमाया जा सकता है। यह एक बहुत ही असहज करने वाला विचार है। लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ की दुनिया को और कभी-कभी अपने खुद के मन को ईमानदारी से देखें, तो हमें इसमें सच्चाई की एक झलक जरूर दिखाई देगी। दूसरा मुख्य सबक है बुद्धि और चालाकी, यानी सद्गुण की ताकत। मैकियावेली की दुनिया में
जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा चालाक होता है, न कि उस इंसान की जो ज्यादा नैतिक होता है। लिगुरियो अपनी चालाकी से एक असंभव काम को संभव बना देता है। सोफ्रोनिया अपनी बुद्धि से अपने धोखेबाज पति को सबक सिखाती है। और जियान मार्टेओ अपनी एक चतुर चाल से एक शक्तिशाली शैतान को भी हरा देता है। मैकियावेली हमें बता रहे हैं कि इस दुनिया में सफल होने के लिए आपको न सिर्फ ताकतवर बल्कि होशियार भी होना होगा। आपको परिस्थितियों को समझना होगा और दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाना सीखना होगा। यह एक कठोर सबक है, लेकिन यह व्यावहारिक दुनिया का एक प्रमुख सच भी है। तीसरा सबक है मूर्खता और भोलेपन का खतरा। मैकियावेली के सबसे ज्यादा दयनीय किरदार वो हैं जो या तो बेवकूफ हैं या बहुत ज्यादा भोले हैं। मैसरनिशिया अपनी बेवकूफी और अपने घमंड की वजह से अपनी ही पत्नी को अपने प्रेमी के हाथों में सौंप देता है। निकोमा को अपनी वासना में अंधा होकर एक बहुत ही अपमान का शिकार बनता है। मैकियावेली हमें चेतावनी दे रहे हैं कि इस दुनिया में सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, आपको दुनिया की समझ भी होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा भोले हैं या अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, तो चालाक लोग हमेशा आपका फायदा उठाएंगे। अंत में यह रचनाएं हमें मैकियावेली को एक ज्यादा संपूर्ण रूप में देखने में मदद करती हैं। वो सिर्फ एक ठंडे और कठोर राजनीतिक सिद्धांतकार नहीं थे। वो एक ऐसे लेखक थे जिन्हें इंसानी नाटक में, उसकी कॉमेडी और उसकी त्रासदी में गहरी दिलचस्पी थी। वो हमें हंसाते हैं, लेकिन उनकी हंसी के पीछे एक गहरी उदासी और इंसानियत को लेकर एक निराशा का भाव भी छिपा होता है। वो हमें दिखाते हैं कि हम सब अपनी अपनी छोटी छोटी युद्ध कर रहे हैं, अपनी अपनी छोटी छोटी साजिशें रच रहे हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में हम अक्सर खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप कोई राजनीतिक स्कैंडल देखें, या अपने ऑफिस में कोई छोटी मोटी साजिश देखें, या यहां तक कि अपने परिवार में कोई मीठा सा संघर्ष देखें, तो मैकियावेली को याद कीजिएगा। शायद आपको उस सब में एक जानी पहचानी सी कहानी नजर आए। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन को आकार देता है और कैसे हम इसका उपयोग करके अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे सकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने अवचेतन मन में डालें, कैसे अपने सपनों को साकार करें, और कैसे अपने जीवन में स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि को आकर्षित करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।